परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। मैथमेटिक्स में एक ब्रांच जिसको कहा जाता है प्योर मैथमेटिक्स। तो ये जो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है ये प्योर मैथमेटिक्स का पार्ट है। इसमें दो हिस्से हैं, एक है परमुटेशन और दूसरा कॉम्बिनेशन। तो परमुटेशन पहले पढ़ेंगे और कॉम्बिनेशन उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। परमुटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। एक स्कूल था, ठीक है। उस स्कूल में एक बेंच था, ठीक है। उस बेंच पे 8 बच्चे बैठते थे, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 है। तो क्लासरूम जो था वो कुछ ऐसा था कि यहाँ पर ये ऐसे बेंचेस लगे हुए होते थे, यहाँ पर खाली जगह था और ये दीवार से सटा हुआ होता था, ठीक है। तो सबको इन बेंचेस के बीच में बच्चों को ऐसे घुसना पड़ता था और बैठना पड़ता था, ठीक है। तो कोई भी बच्चा जो है वो अंदर की तरफ नहीं बैठना चाहता था, क्योंकि उसको निकलने में बहुत बाहर निकलने में दिक्कत होती थी, ठीक है। हर कोई चाहता था कि वो इधर साइड में बैठे, ठीक है। जितना इधर बैठ सके उतना अच्छा है। और इस बात के लिए उन बच्चों के बीच में झगड़े होते थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो ये सारे के सारे बच्चे जो हैं वो अपने टीचर के पास कंप्लेन लेकर के जाते हैं, ठीक है, कि हमारा जो सीट है ना इसका कुछ समस्या को दूर किया जाए। तो टीचर ने उनको कहा कि मैं तुम्हारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दूंगा, बस एक काम करना है कि तुम लोग जितने तरीके से बैठ सकते हो इस पे, ठीक है, उतने तरीके से बैठो और इसको एक डायरी में मेंटेन करो। जैसे कि सबका मान लेते हैं कि इन स्टूडेंट्स का नाम किसी का ए है, किसी का बी सी डी ई एफ जी एच, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 8 स्टूडेंट्स हैं, उनके नाम दिए हुए। तो कभी वो ए बी सी डी ऐसे बैठ जाए, कभी डी जो है वो यहाँ पे चला आए, ठीक है, और ए यहाँ आ जाए, एफ जो है वो यहाँ पे चला जाए और बी यहाँ आ जाए। तो तरह तरह से बैठते थे और डेट डाली जाती थी, डेट, और वो बच्चे अपना सीक्वेंस लिखते थे, डी एफ सी ए ई बी जी एच। तो टीचर ने कहा कि जिस दिन तुम लोग ये कर दोगे मैं पूरे क्लास का समस्या दूर कर दूंगा। तो आखिर टीचर ने उनको ऐसा क्यों कहा, ठीक है। बच्चे तो खुश थे कि हमारा समस्या दूर हो जाएगा, लेकिन उनको कुछ दिनों के बाद समझ में आया कि एक्चुअली जो है वो ऐसा उनका समस्या जो है दूर नहीं होने वाला है। क्योंकि क्लास छोटा है तो क्लास को कैसे बड़ा कर सकते हैं, फिर तो नया क्लासरूम बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, तो उसको देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक इस तरीके से बॉक्स, खाली बॉक्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। पहले वाले में किसी भी बच्चे को हम बिठा देते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे ए बैठ गया, ठीक है, या फिर अभी अगर नहीं बिठाया तो यहाँ पर कितने लोगों को बिठाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सिंपल क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद मैं आपको इस पे लेके जाता हूँ। मान लेते हैं कि हमारा जो बेंच है वो 3 ही का है, ठीक है, 3 बेंच है और उसमें 8 वाला हम लोग करेंगे, अभी 3 वाला कर लेते हैं। 3 बेंच है और उसमें ए बी सी 3 लोग हैं बैठे हैं। तो इनके कितने तरीके बन सकते हैं बैठने के। अगर सिर्फ 2 बेंच होता, पहले 2 कर लेते हैं, तो इसमें 2 कंडीशन बन सकते हैं, एक ए बी और दूसरा बी ए, ठीक है। यही 2 तरीके होंगे बिठाने के। 2 वाला हमने देखा। अगर 3 वाला देखते हैं, ठीक है, तो पहले लिखेंगे हम लोग ए बी सी, ठीक है। 3 लोगों को हमने ऐसे बिठा दिया, 3 स्टूडेंट्स हैं और ये 3 लोगों का सीट है, बेंच, 3 ही लोग बैठ सकते हैं इस पे, ठीक है। तो पहला तरीका ये है कि ए जो है लेफ्ट में बैठे, बी है जो है बीच में बैठे और सी जो है राइट में बैठेगा। बिठा दिया ए बी सी। दूसरे तरीके में ए में कोई चेंज नहीं करते हैं, ए जिस सीट पे बैठा हुआ है बैठा रहा, बी और सी अपनी सीट एक्सचेंज कर लेते हैं। तो सी यहाँ पर आ जाएगा और बी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो ये एक तरीका है। फिर इसके बाद अगले तरीके में हम लोग बी को फर्स्ट बेंच पे बिठा देते हैं, यहाँ पे लेफ्ट में, और ए और सी को यहाँ डाल देते हैं। चौथे तरीके में बी को यहाँ रखते हैं, सी को यहाँ रखते हैं, ए को यहाँ।
हम लोग अभी इधर एक्सचेंज कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक्सचेंज कराया, अब हम लेंगे यहाँ पर एक्सचेंज कराया। अब सबसे लेफ्ट वाले सीट पर हम लोग सी को बिठाते हैं और फिर ए को बिठाएंगे, फिर बी को बिठाएंगे, फिर इसका क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे। तो सी रहेगा, बी होगा, फिर ए होगा। इसके अलावा कोई तरीका और होगा या नहीं होगा? हाँ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? तो कितने तरीके हो रहे हैं, इनको वेज कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं, 6 वेज। ठीक है, या इनको मैथमेटिक्स की भाषा में कहेंगे 6 परमुटेशन। ये क्या है, 6 परमुटेशन। परमुटेशन वर्ड हम यूज करते हैं तब तरीके का, वे का मतलब तो होता है बहुत, मतलब ये लिटरेरी सेंस में वे का मतलब काफी कुछ हो सकता है, वे मतलब रास्ता भी होता है। ठीक है, तो परमुटेशन सुनते ही वर्ड मतलब समझ में आता है अरेंजमेंट की काउंटिंग, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं परमुटेशन। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ वेज को कहा जाता है परमुटेशन। अच्छा, 3 वाला हमने देखा। अगर अब इसमें, अच्छा एक चीज, अगर हम इतना लिख रहे हैं, क्या ये कोई तरीका है जिसमें ये बिना लिखे ही पता कर सकते हैं? तो मैं वो आपको करके बता रहा हूँ। पहले हम सबको खाली कर देते हैं। जब तीनों सीट खाली हैं, 3 लोग हैं हमारे पास, ठीक है, तो पहला जो सीट है उस पे 3 तरीके हैं बिठाने के। ठीक है, 3 तरीके हैं, या तो यहाँ पे ए बैठ सकता है, बी बैठ सकता है या सी बैठ सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब चूंकि एक आदमी जो है यहाँ पे बैठ चुका है, तो अब 2 लोग बच गए। ठीक है, अब उन 2 लोगों को यहाँ पे बिठा सकते हैं इस सीट के लिए। चूंकि एक आदमी ऑलरेडी बैठ चुका है, यहाँ पर हमने इसमें टिक कर दे कि ये फिल हो गया, तो एक आदमी तो कम हो चुका है, अब 2 लोग बचे। तो इस वाली सीट पर 2 तरीके हैं, या तो फर्स्ट पर्सन बैठ जाए या सेकंड पर्सन बैठ जाए। ठीक है, जो 2 लोग हैं। अब इस पर भी एक आदमी बिठा दिया, तो तीसरा आदमी जो बचा हुआ उसके लिए एक सीट अवेलेबल होगा, तो उसका तो सिर्फ एक ही तरीका होगा। समझ में आ रहा है? पहली सीट खाली है, तो उस पे 3 लोगों में से कोई भी बैठ सकता है। तो 3 तरीके हैं कि भाई ए बैठेगा या बी बैठेगा या सी बैठेगा, तो 3 लोग बैठ सकते, 3 तरीके हैं। दूसरा, पहले वाले को बिठा दिया, अब 2 लोग बच गए, 2 लोग बैठेंगे यहाँ पे, तो देयर आर 2 वेज। ठीक है, जिनमें इन लोगों को या तो बी को बिठा दे या सी को बिठा दे, कोई भी 2 बैठेगा अगर ए यहाँ बैठ चुका है तो। और जब 2 लोग बैठ चुके हैं तो एक सीट खाली है, सिर्फ यहाँ पे बैठने वाला बचा हुआ है। ठीक है, तो पहले में 3 वेज, यहाँ पे 2 वेज, यहाँ पे 1 वे। अगर आप इन तीनों वेज को मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिल रहा है, 3 2 जा 6 मिल रहा है। और देखो यहाँ पे भी 6 आ रहा था। हाँ, इसका क्या मतलब है, ये मतलब है कि मल्टीप्लाई करने से ये काउंटिंग आता है। इसको सीधी सी भाषा में एक प्रिंसिपल कहा गया, इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आधी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आखिर अभी से मल्टीप्लाई ही क्यों किया गया है? क्वेश्चन ये है कि इसको ऐड क्यों नहीं किया, 3 + 2 + 1 करके 5 वे क्यों नहीं किया गया है? ठीक है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के पीछे कारण क्या है? ठीक है, तो ये थ्योरम ही है, फंडामेंटल प्रिंसिपल, थ्योरम नहीं बोलना चाहिए, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ये काउंटिंग है। ठीक है, क्योंकि आपने कैलकुलेटर के देखा कि ये 6 आता है, और 6 आएगा कैसे अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। मैं धीरे धीरे आपको समझाऊंगा कि आखिर ये मल्टीप्लाई ही क्यों किया गया है, ऐड या सब्ट्रैक्ट या डिवाइड ऐसा कुछ नहीं किया गया, मल्टीप्लाई क्यों किया गया है। ठीक है, वो धीरे धीरे आपको मैं समझाऊंगा। अभी हम 4 बेंचेज वाला करके देखते हैं, और फिर वो देखेंगे कि 8 बेंचेज का क्या होता है। ठीक है, तो मैं 4 बेंचेज वाला लेता हूं। मेरे पास ये जो बेंच है इस पे 4 सीट है। ठीक है,
और 4 लोग हैं, उनके नाम है ABCD, ABC और D। तो कितने तरीके से बिठा सकते हैं? जैसे एक तरीका हो सकता है DACB, इसी तरीके से ABCD, BCAD, ऐसे बहुत तरीकों से हम बिठा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। देखो सबसे पहले A से स्टार्ट करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में आपको वो सारे परमुटेशंस लिख के भी दिखाने होते हैं। ठीक है, इसलिए सिर्फ कैलकुलेट करने के अलावा लिखना भी आना चाहिए। तो सबसे पहले हम A से स्टार्ट करते हैं, ABCD, सबसे जो प्रेफर्ड सीक्वेंस होगा वो तो यही होगा। अब ये 4 है तो 3 को फिर आप फिक्स कर सकते हो, 2 को फिक्स कर लो। अगर 4 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम DACB करके बिठा दें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके हम बिठा सकते हैं। तो उनको लिख रहे हैं, पहले मैंने क्या किया, AB को छोड़ दिया और CD को क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे DC लिख सकता हूँ, CD को DC लिख दिया। ठीक है, तो ABCD के बाद हम लोग लिख लेते हैं ABDC। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, आपने AB लिख दिया है तो उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर AB, इसको D को इधर कर दिया, C को इधर कर दिया। अब हम लोग इसको भी उल्टा कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा इसको A को छोड़ दो। ठीक है, A को अभी हम लोग फिक्स रखते हैं और अब हम चेंज करते हैं इसको। पहले इन दोनों को चेंज किया, ठीक है, अब हम लोग इन दोनों को चेंज करते हैं तो याद आएगा DCB। ठीक है, फिर इसके अलावा A को फिक्स रखते हुए और क्या चेंज कर सकते हैं, हमने BCD लिख दिया, BDC कर दिया, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं DBC। क्या कोई और तरीका है? A को फिक्स रखते हुए इन तीनों को चेंज करेंगे तो। वैसे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि आपको मालूम है कि जब हमने 3 लिया था ABC, तो इनको एक्सचेंज करने से 6 तरीके बने थे, याद है? उनसे 6 तरीके बने थे। तो अगर आप यहाँ पर A को फिक्स रखते हैं, ठीक है, इसको अगर A को फिक्स रखोगे तो ऐसे 6 बन जाएंगे जिसके आगे A लगा होगा। समझ में आया? क्योंकि 3 वाले जो हैं उसको अगर आप चेंज करोगे तो 6 बनते थे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट सबके आगे A लगा दिया, तो ऐसे कितने बन सकते हैं? 6 बन सकते हैं। मैं लिख देता हूँ वो 6, 4 तो हो चुके, अभी 2 और लिखने बाकी है। तो B वाला 2 हो गया, D वाला 2 हो गया, अब हम C वाला लिखेंगे तो CBD और A लिखेंगे तो फिर CDB। तो आप देख सकते हो कि आगे जब A फिक्स कर दिया है तो ऐसे 6 बन जाएंगे, क्योंकि 3 वाले से कितना बनता है? 6 बन जाता है। ठीक है, अब हम दूसरे में क्या करेंगे, हम B फिक्स करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पे B फिक्स करेंगे तो उसके बाद आप लिखोगे ACD। ठीक है, फिर B फिक्स करके रखेंगे, A को रखेंगे ADC, CD का क्या कर दिया, DC कर दिया, फिर B को फिक्स रखेंगे और फिर हम लोग अब चेंज करेंगे A और D को, तो D और A आ जाएगा, बीच में C रखेंगे, फिर B को फिक्स रखेंगे और इसके बाद आप क्या लिखोगे। तो आप ऐसे करोगे तो फिर आपको यहाँ पर फिर से कितने मिल जाएंगे? 6 मिलेंगे। 3 अगर आपके पास स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक्सचेंज करने से कितने वेज में तरीके से एक्सचेंज हो रहा था? 6 तरीके से, जो पिछला वाला क्वेश्चन था। अब हमने 4 कर दिया तो फर्स्ट वाले को फिक्स कर दिया पहले, तो इनके 6 तरीके हो सकते हैं, ये तीनों 6 तरीके से अरेंज हो पाएंगे। तो अब फिर आप यहाँ पर C से स्टार्ट करोगे। फर्स्ट लेटर जब आप C रखोगे तो फिर ABC, ABD, और फिर इनको भी अरेंज करोगे तो 6 तरीके से अरेंज होगा। फिर फर्स्ट लेटर जो है वो आप D रखोगे तो वो भी 6 तरीके से अरेंज होगा। समझ में आ रही बात? तो 6, ये 6 तरीके, ये वाले 6, ये वाले 6 और D वाला भी 6, तो सबको ऐड करेंगे तो 6 + 6 + 6 + 6, मतलब जो सारे कॉम्बिनेशन जो A से स्टार्ट होते हैं, जो B से स्टार्ट होते हैं, जो परमुटेशंस जो C से स्टार्ट होते हैं और D से स्टार्ट होते हैं, सब 6 होंगे। ठीक है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आएगा। ठीक है, अब मैं यही चीज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के थ्रू देखता हूँ कि ये आ पाता है कि नहीं। तो जब ये सीट सारे खाली पड़े हैं
तो पहले सीट पे 4 तरीके हैं बिठाने के, कि ए को बिठाएं, बी को बिठाएं, इसमें देयर आर 4 वेज। किसी एक को बिठा दिया तो एक आदमी तो कम हो गया, तो दूसरे के लिए कितना वे बच जाता है, 3 वे बच जाता है। अब 2 लोग बैठ चुके हैं तो 2 लोग बचे हुए हैं, तो यहाँ पर 2 में से कोई एक बैठ सकता है, यानी देयर आर 2 वेज, और लास्ट के लिए सिर्फ एक ही वे बच जाता है। ठीक है, अब आप इन चारों को मल्टीप्लाई करो तो देख सकते हो कि 24 आ रहा है, ये 24 आ रहा है। ठीक है, यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है, और इसी को हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, जिसपे कि पूरा का पूरा जो परमुटेशन है उसी पे बेस्ड है। ठीक है, लेकिन ये होता कैसे है इसको भी थोड़ा समझते हैं। देखो, जब आपके पास सिर्फ एक ही सीट है, ठीक है, तो देयर इज ओनली एक आदमी है, तो सिर्फ एक ही आदमी, जितनी सीट है उतना ही आदमी ले रहा है। ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है कि आदमी ज़्यादा हो और सीट कम हो। ठीक है, वो वाला हम बाद में करेंगे, अभी हम वो वाला सिचुएशन कर रहे हैं जिसमें आदमी जो पर्सन्स हैं और सीट है वो उतना ही। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास ये 4 सीट है और 6 लोग हैं, तो 2 लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। अब किन दोनों को खड़ा छोड़ दें? तो अगर एक ही सीट है तो एक तरीका है। जब हमने 2 सीट देखा, तो जब एक ही सीट है तो 2 तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं कि लोगों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है सीट से। ठीक है, वो वाला केस हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ वही केस कर रहे हैं जिसमें कि सीट की संख्या, सीट का जो नंबर ऑफ सीट्स है और जो नंबर ऑफ पीपल है दोनों बराबर लेके चल रहे हैं। हम अभी उस केस को सिर्फ डील कर रहे हैं। ठीक है, तो जब एक सिंगल पर्सन है तो उसके लिए सिर्फ एक ही वे है। जब 2 हैं तो ए बी, ऐसे ए बी आया और बी ए हो गया। ठीक है, अगर आप इसको देखो तो यहाँ पे 2 तरीके हैं, और यहाँ पर 2 में से एक आदमी बैठ गया तो एक बचा, तो यहाँ पर एक तरीका है, तो 2 × 1 = 2 आ गया। जब आपने 3 किया, ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 तरीके थे, यहाँ पे 3 तरीके, यहाँ पे 2 तरीके, यहाँ पर 1, तो 3 × 2 × 1 करके आपने 6 लिखा। जब आप 4 वाला देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, 4 वाला किया 1 2 3, तो यहाँ पे 4 तरीके, यहाँ पे 3 तरीके, यहाँ पे 2 तरीके, यहाँ पर 1 तरीका। ठीक है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि देखो, अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे तो आपको मालूम है कि आपने जो सीक्वेंस रखा था ABCD रखा था। जब आपने A को फिक्स कर दिया था तो BCD कितने तरीके से अरेंज हो रहा था? वो 6 तरीके से अरेंज हो रहा था। तो यहाँ पर 4 लोग बैठ सकते हैं, और ये जो बचे वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 6 तरीके से, 24 आया। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे कंटिन्यू करो कि यहाँ पर जो है वो 2 लोग बैठ सकते हैं, ठीक है, 2 में से 1, और यहाँ पर बैठने का सिर्फ एक ही तरीका है। ठीक है, तो 2 × 1 आया। ठीक है, एक आदमी को एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हो, 2 को आप 2 तरीके से अरेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप ऐसे, यहाँ पर ये 3 लोग जब अगर हैं, ठीक है, तो पहला वाला जो है वो तो 3 तरीके से बैठ सकता है, लेकिन बाकी जो 2 बच गए उनको हम 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसी तरीके से हम 5 की बात करें, 5 लोग अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो आपको मालूम है कि जो 4 लोग हैं इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 24 तरीके हैं। तो यहाँ पर तो टोटल ये जो है वो 24 तरीके से अरेंज हो सकता है जो हमने निकाला है। अब यहाँ पर जो 5वां है उसमें पहले एक A बैठेगा, फिर B बैठेगा। अगर A बैठेगा तो ये 24 तरीके से अरेंज हो जाएंगे। फिर जब यहाँ पे B बिठाएंगे तो फिर वो भी लोग 24 तरीके से अरेंज हो जाएंगे। यहाँ पर यानी कि 5 तरीके से बनेगा या 24 अरेंजमेंट्स। क्या समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा, मैं एक बार समझाता हूँ। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ, वो तो आपको समझ में आ गया, मुझे वो बात समझ में आई कि आप जान गए हो, लेकिन ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग कहाँ से आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर आप 6 बोल रहे हो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, तो आपको पता है कि एक सिंगल आदमी जो है अगर बैठता, ठीक है, तो उसको सिर्फ बैठाने का एक ही तरीका है,
जब दो लोग बिठाते हैं तो दो तरीके से बैठ जाता है, ठीक है। जब तीन लेते हैं तो यहाँ पर 3 वेज हो जाता है, यहाँ पर देर आर 4 वेज, यहाँ पर 5 वेज, देर आर 6 वेज, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा 6 लोगों का, ठीक है। अच्छा, अभी हम अपने स्टार्टिंग के प्रॉब्लम पे जाते हैं। वो जो टीचर था उन्होंने क्या कहा था कि 8 बेंचेस वाला था, ठीक है, 8 सीट वाला था, तो ये यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है। देखो ये 6 आ जाएगा, ये आ गया 20, 56 इंटू 8, तो इसको आप मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये 8 7 जा कितना हो गया 56, और ये 6 5 जा हो गया 30 इंटू 4 3 जा 12 2 जा 24 हो गया, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आ जाएगा। 720 को हम लोगों को मल्टीप्लाई करना है 56 से, तो 56 को 72 से मल्टीप्लाई करना है। ये 2 6 जा 12, एक बचा, और 112, ठीक है, और ये आ जाएगा ठीक है, ये आंसर आ रहा है, चेक कर लेना जो भी है। तो ये 4032 आ रहा है, और आपको मालूम है कि एक साल में 365 डेज होते हैं, ठीक है। तो ये तो 10 साल से भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 10 ईयर से भी ज़्यादा का टाइम, उतने में तो स्कूलिंग कंप्लीट हो जाएगी कब की, समझ में आया। तो इस वजह से वो टीचर ने उनको कहा कि तुम जितने तरीके से बैठ सकते हो बैठ जाओ, फिर इस प्रॉब्लम के बारे में सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा दिन हो जाएगा, इतना तो किसी का स्कूल पीरियड भी नहीं होता। वो 11th क्लास में अगर हैं तब तो 1 साल में हो नहीं पाएगा, 2 साल में। समझ में आ गया। तो जो 6 वाला मैं आपको बता रहा था उस पर थोड़ा सा फिर से आते हैं। अगर आपके पास सिर्फ एक ही सीट है तो एक तरीका है बिठाने का। जब आपके पास 2 सीट है तो आपके पास 2 तरीके हैं। जब आपके पास 3 सीट हो जाता है, ठीक है, तो यहां पर देखो 2 सीट का तो आपको ऑलरेडी मालूम है 2 तरीका है, यहां पे मैंने लिख दिया। अब यहां पर अगर पर्सन नंबर 1 बैठेगा तो ये लोग 2 तरीके से बैठ सकते हैं। अगर यहाँ पर ए बैठा हुआ है तो ये लोग 2 तरीके से बैठ सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जब बी बैठेगा तब भी ये दोनों 2 तरीके से बैठेंगे। जब यहाँ पे सी बैठेगा तब भी ये दोनों 2 तरीके से बैठ सकते हैं। तो सबके लिए 2 तरीके, ए के लिए भी कितने 2 तरीके से ये दोनों बैठेंगे, बी के लिए भी 2 तरीके और सी के लिए भी 2 तरीके। तो तीनों मिलाकर कितने हो गए, ये टोटल 3 बार लेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 तरीके हो गए। समझ में आया, ठीक है। उसी तरीके से अब हम लोग 4 वाला देखते हैं। अगर 4 वाला आप देख रहे थे तो आपको मालूम है कि इन तीनों को बिठाने के 6 तरीके हैं। तो यहां पर कोई भी बैठेगा, पर्सन नंबर 1 अगर बैठता है तो ये लोग 6 तरीके से अरेंजमेंट करेंगे। ये बैठ जाएगा और बोलेगा कि तुम लोगों को जितने तरीके से बैठना है बैठो भाई, ठीक है। तो ये लोग 6 तरीके से बैठ के दिखाएंगे, किसको, ए को दिखाएंगे। फिर ये ए चला जाएगा यहाँ से, यहाँ पे कोई और आके बैठेगा बी, और बाकी जो 3 लोग हैं वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 6 तरीके से। तो ए बैठेगा, फिर यहाँ पे बी बैठेगा, फिर सी बैठेगा और डी बैठेगा। तो यहाँ पर 4 लोग बैठेंगे, ठीक है। ए बैठेगा, बी बैठेगा, सी बैठेगा और डी बैठेगा। और सबके लिए ये लोग बैठ करके दिखाएंगे, भाई ए बैठा है, हम लोग चलो सारे तरीके से बैठ के देखते हैं, ठीक है। तो ए के लिए 6 तरीके, बी के लिए 6 तरीके, सी के लिए भी 6 तरीके और डी के लिए भी 6 तरीके, सबके लिए 6 तरीके। तो इन चारों के लिए 6 तरीके होंगे। तो 4 × 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 जा 24। तो ये 24 तरीके से बैठ सकता है। समझ में आ रहा है, ठीक है।
तो उसी तरीके से आप 6 में बिठाना चाहते हो। यहाँ पर क्या है, अगर आप 5 पर करना चाहते हो, ठीक है, तो यहाँ पर a बैठेगा तो ये लोग कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं, 24 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। फिर b बैठेगा तो ये 24 तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 तरीके हैं बिठाने के, तो 5 × 24 यानी कि 120 आ जाएगा। यानी कि 5 लोग होंगे जब, तो 120 तरीके से बैठ सकते हैं लोग। तो ये बात समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसको लिखने के कुछ तरीके डेवलप किए गए हैं जिनको कि हम फैक्टोरियल कहते हैं। जैसे कि ये 2 × 1 को हम 2 फैक्टोरियल कहते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, और 2 फैक्टोरियल इस तरीके से भी लिखा जाता है। वही तरीके से 3 × 2 × 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 3 फैक्टोरियल कहलाता है। 4 × 3 × 2 × 1 ये कहलाता है 4 का फैक्टोरियल। समझ में आ गया। उसी तरीके से अगर कोई 7 का फैक्टोरियल लिख रहा है, जिसका मतलब होता है 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1, ठीक है। यानी कि अब ये 7 का फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इसका फैक्टोरियल कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 6 × 4 = 24। अगर आप 5 का फैक्टोरियल निकालते हो तो 120 आएगा, 6 का फैक्टोरियल निकालोगे तो 720 आ जाएगा, ठीक है। इसमें फिर 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 का फैक्टोरियल आ जाएगा। समझ में आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 का फैक्टोरियल कितना होगा, तो 1 का फैक्टोरियल तो भाई 1 होगा। मैं जरा उल्टा चलता हूँ। फैक्टोरियल 5 जो है वो हमने कितना लिखा, 120। फैक्टोरियल 4 लिख रखा है हमने 24। फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है 6। फैक्टोरियल 2 लिख दिया हमने 2। फैक्टोरियल 1 लिखेंगे, ये 1 होगा, ठीक है। फैक्टोरियल 0 का कितना होगा, 0 का फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, लेकिन क्यों, ठीक है, ये क्वेश्चन है। 0 का फैक्टोरियल 1 क्यों होता है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हो कि देखो, जैसे देखो फैक्टोरियल जो 5 लिखा होगा इसको आप लिखते हो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ठीक है। तो हम अगर इतने को अलग कर लें तो इसको लिख सकते हैं 5 × फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो यानी कि इस चीज को हमने लिख दिया 5 × फैक्टोरियल 4। इसको लिख सकते हैं उसी तरीके से 4 × फैक्टोरियल 3। इसको लिख सकते हैं 3 × फैक्टोरियल 2। इसको लिख सकते हैं, इस वाले को लिख सकते हैं 2 × फैक्टोरियल 1, ठीक है। और फिर इसको क्या लिखेंगे, 1 × फैक्टोरियल 0। समझ में आया। समझ में आ रहा है कि नहीं, आ गया भैया। हाँ, अगर आपके पास फैक्टोरियल 6 है तो क्या होता है, फैक्टोरियल 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। लेकिन यहां से लेके यहां तक जो है ये फैक्टोरियल 5 है, तो आप फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हो 6 × फैक्टोरियल 5। अगर आप फैक्टोरियल n कर रहे हो तो इसको n × फैक्टोरियल n-1 लिख सकते हो, ठीक है। उससे एक कम कर दिया, फिर आप इसको लिख सकते हो n × n-1 × फैक्टोरियल n-2। n से एक कम कर दिया, जैसे 6 फैक्टोरियल को 6 × उससे एक कम करके लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 125 क्या होगा, 125 × फैक्टोरियल 124। तो वही तरीका हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं, 5 × फैक्टोरियल 4, 4 × फैक्टोरियल 3, ये लिखा जा सकता है। तो अगर हम फैक्टोरियल 1 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 × फैक्टोरियल 0 तो लिखना ही पड़ेगा ना इस नियम के तहत। और अगर आंसर ये 1 लाना है तो 1 × कितना करेंगे कि 1 आएगा, यानी कि इसका सीधा मतलब कि फैक्टोरियल 1 को 0 को 1 होना पड़ेगा तभी, नहीं तो सारा फेल हो जाएगा ये, ठीक है। हाँ, यानी कि फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना होता है
1 होता है। फैक्टोरियल 0 को कंफ्यूज होकर लोग 0 लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। फैक्टोरियल 0 अगर 0 हो जाएगा तो 1 इंटू 0 होगा तो ये 0 दे देगा ना। सो फैक्टोरियल 0 जो होता है वो फैक्टोरियल 1 के बराबर होता है और ये 1 होता है। समझ में आ गया लॉजिक? ठीक है। अब हम लोग इसके अलावा कुछ और भी काउंटिंग का तरीका देखते हैं। जैसे देखो, मैं आपको दूसरा एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसके पास 3 शर्ट्स हैं। कोई लड़का, उसके पास 3 शर्ट है और 2 जो उसके पास पैंट है। शर्ट जो है वो रेड है, येलो है और वाइट है, और पैंट जो है वो ब्लू है और वायलेट है, ठीक है, कुछ भी है, ठीक है, ब्लू और वायलेट ले लिया गया। तो ये उसके पास शर्ट है और पैंट है। अब इसको तैयार करके भेजना है हम लोगों को, ठीक है। लेकिन शायद ये थोड़ा सा, मैं आपके बुक से एक प्रॉब्लम लेता हूँ, रुको, इसको छोड़ो, इसमें कुछ और भी बात नहीं, इसमें कॉम्बिनेशन वाली बात आ जाएगी, ठीक है। आपके बुक में पेज नंबर 135 पर एक दिया हुआ एग्जाम्पल, ठीक है। हम लोग ये एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि अच्छा, इसमें लगता है इन्होंने यही किया है, 3 पैंट एंड 2 शर्ट्स। हाँ, तो चलो यही मैंने एग्जाम्पल दिया वो भी ठीक ही था, चलो वही कर लेते हैं। बुक में भी वही एग्जाम्पल है, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, वो पैंट और शर्ट एक्सचेंज कर दिया है। तो मान लेते हैं कि चलो आपके पास शर्ट जो है वो 3 है, रेड, येलो और वाइट, और पैंट कितना मैंने लिया था, पैंट जो है वो ब्लैक एंड वायलेट लिया था ना, ठीक है, ये ले लिया। अब वो कितने तरीके से तैयार होकर स्कूल जा सकता है वो हम निकालना चाहते हैं। कितने तरीके से स्कूल जा सकता है वो, स्कूल नहीं जाएगा, कहीं भी जाना हो वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसको पैंट देते हैं, ठीक है। अगर उसने ब्लैक वाला पैंट पहना है, ठीक है, ब्लैक, यहां से देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से 2 रास्ते हैं, ठीक है, तैयार होने जा रहा है वो, तो उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो ब्लैक वाला पैंट पहने या फिर वो वायलेट वाला पैंट पहन ले, ठीक है। अब अगर ब्लैक वाला पैंट पहन लेता है तो फिर उसके पास 3 ऑप्शन बनते हैं, ठीक है। वो क्या है, रेड वाला शर्ट पहने, येलो वाला शर्ट पहने कि वाइट वाला पहन ले। अगर ये वायलेट वाला पहन लेता है पैंट तो भी उसके पास 3 तरीके हैं, रेड वाला शर्ट, येलो वाला शर्ट और वाइट वाला शर्ट, ठीक है। तो टोटल कितने तरीके से वो तैयार हुआ है आप देख सकते हो। मैं यहां पर लिख रहा हूं, पहले पैंट लिख रहा हूं, पहले पैंट और उसके बाद फिर शर्ट, ठीक है, ब्लैक रेड, ब्लैक येलो, ब्लैक वाइट, इसके बाद आया वायलेट रेड, वायलेट येलो, वायलेट वाइट। तो हम देख सकते हो कितने टोटल कितने तरीके से तैयार होके गया है। 6 तरीके से वो तैयार हो सकता है, ये 3 ये वाले और 3 ये वाले, देयर आर 6 वे जिसमें कि वो तैयार होके जाएगा, ठीक है। 6 वेज, 6 वेज में वो अपने आप को तैयार कर सकता है। अच्छा, इस चीज को देखो कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट नहीं, वो लड़का है, जरूरी नहीं कि स्टूडेंट हो, ठीक है। ये है, यहाँ ऊपर में शर्ट पहनेगा और नीचे में पैंट पहनेगा। शर्ट पहनाने के देयर आर 3 वेज, ठीक है। मैं ऐसे सीधे लिखता हूँ कि यहाँ पर 3 वेज हैं, ठीक है, और पैंट पहनाने के 2 वेज हैं, ठीक है। आपने देखा था कि हम लोग जो ऐसे लिख रहे थे बॉक्स में, शर्ट पहनाने का तरीका 3 दिखा सकता हूँ, पैंट पहनाने के तरीके के 2 दिखा सकते हैं, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, 6, ठीक है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है,
ये जो ब्रांचिंग जो आप कर रहे हो कि अगर पर्टिकुलर केस लेते हैं तो उसके अंदर में 3 केसेस हैं, हाँ ये वाला केस लेते हैं तो उसके अंदर में 3 केसेस हैं, ठीक है। तो कोई एक सर्टेन चॉइस के अंदर में और भी मल्टीपल चॉइसेस उसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप जब काउंटिंग करते हो तो ये जो काउंटिंग है वो मल्टीप्लाई होता है, ये 3 और 3 दोनों में आ रहे हैं तो यानी कि 3 इंटू 2 हो जाता है, ठीक है। और यही वजह है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग वर्क करता है, क्योंकि आपको मालूम है कि यहाँ पे 3 लिया है, यहाँ पे 3 तरीके से बिठा सकते हैं, 2 तरीके से बिठा सकते हैं, यहाँ पर 1 तरीके से। इसको भी हम इसी तरीके से दिखा सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये सीट था, यहाँ पर इन सीट का जो है वो पहले यहाँ पर हम दिखाते हैं कि इस सीट का कुछ नंबर है, सीट नंबर 1 2 3, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, सीट नंबर 1 पर जो है वो एक बिठा देते हैं। चलो यहाँ पर 1 पे मैंने किसी को बिठा दिया, ए बैठ जाता है, ठीक है। अगर ए बैठ जाता है तो फिर सीट नंबर 2 और 3 के क्या तरीके रह जाएंगे, एक यहाँ पे बैठ सकता है, इसके 2 तरीके होंगे। 1 मिनट, मैं ऐसे नहीं करता हूँ, ये तीनों सीट बिठाना है, मैं ऐसे लिख देता हूँ कि इन तीनों सीट्स पे बिठाना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमने ए को बिठा दिया है, ओके, नहीं चलो यहीं से कर लेते हैं। अगर हमने यहाँ पर ए को बिठा दिया है तो चलो ए बैठ गया। अब बात होती है कि हम यहाँ पर 2 तरीके से लिख सकते हैं, B एंड C और C एंड B, ठीक है। अब ऐसे ऐसे कितने तरीके हैं, ऐसे ऐसे तरीके जो हैं वो 3 हैं। यहाँ पर हम B बिठा सकते थे, यहाँ पर हम C भी कोई बिठा सकते थे। मुझे थोड़ी जगह चाहिए यहाँ पे। फर्स्ट सीट पे A, B या C तीनों में से कोई बैठ सकता है। तो मैं 3 वेज निकालता हूं पहले। A फर्स्ट सीट पे B बैठेगा, ये फर्स्ट सीट है, A बैठेगा, B बैठेगा, C बैठेगा। अब फर्स्ट पे तो बिठा दिया। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पर 2 केसेस बनते हैं, या तो B यहाँ बैठे और C बैठे, या यहाँ पर C बैठे या B बैठे। इसमें भी 2 तरीके, यहाँ पर A बैठे और C बैठे, या फिर यहाँ पे C बैठे और A बैठ जाए। यहाँ पे भी वही बात है, यहाँ पर A बैठेगा, B बैठेगा, या फिर B बैठेगा, A बैठेगा, ठीक है। तो पहले वाले पे 3 तरीके हैं और सब में 2-2 तरीके हैं। तो देयर 3 इंटू 2 6 आ रहा है। तो इस तरीके से ब्रांचिंग जब आप करते हैं, ठीक है, तो ये ब्रांचिंग आपको क्या देता है, एक ब्रांच के अंदर में 2 ब्रांच है, एक ब्रांच के अंदर सो देयर आर 3 ब्रांचेज है, उनके अंदर में 2 ब्रांच है। तो आप टोटल जो आउटपुट है वो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई करके ही तो निकलेगा, ठीक है। तो ये है बेसिक वजह जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं।